हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन अड्डा। और आप सभी बच्चों का एजुकेशन अड्डा प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और बच्चे आज का लेक्चर देखो, यहाँ पर क्या है भाई, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, है ना। देखिए भाई साहब, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का आज लेक्चर हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने इससे पहले एक लेक्चर लिया था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर 1 हम लोगों ने लिया था, ठीक है। लेक्चर 01 ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और उसमें हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था। अब इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक है ना, जिससे क्वेश्चन प्लॉट होते हैं, जिससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और इसको आप लोग अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है बच्चे। तो चलिए भाई स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करते हैं। तो ये क्लास किस क्लास का केमिस्ट्री है भाई? ये क्लास 9 का केमिस्ट्री है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, लेक्चर नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। यहाँ पर आइसोटोप्स, हम लोगों ने आइसोटोप्स को छोड़ा था, ठीक है। तो आइसोटोप्स से हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोगों को 3 कॉन्सेप्ट पढ़ना है इस चैप्टर में, आइसोटोप्स, है ना, आइसोबार और आइसोटोन, ठीक है। ये तीनों टॉपिक हम लोगों को आज डिस्कस करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर समझो बच्चे कि आइसोटोप क्या होता है और आइसोबार क्या होता है और आइसोटोन क्या होता है। तो आइसोटोप समझो बच्चे क्या होता है कि एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। क्या समझ में आया? कि वैसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर जो है बच्चे वो सेम हो, एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो। वैसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन जो मास नंबर है ना, जो मास नंबर है वो डिफरेंट हो बच्चे। वो क्या हो? वो डिफरेंट हो, वो अलग हो, उसको बोलते हैं आइसोटोप। क्या बोलते हैं? आइसोटोप। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि सर यहाँ पर P को कैपिटल में क्यों लिखा है? P का मतलब होता है, P का मतलब होता है प्रोटॉन। P का मतलब क्या होता है? प्रोटॉन। एक सेकंड, P का मतलब क्या होता है? प्रोटॉन। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं बच्चे? आप लोगों को पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो एटॉमिक नंबर होता है, वो एटॉमिक नंबर होता है। तो P का मतलब आइसोटोप, नाम से कंफ्यूज नहीं होंगे कि आइसोटोप आइसोबार में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पर P को कैपिटल कर दिया आइसोटोप का, कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होगा। तो दैट मीन्स कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होगा तो आपका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा? सेम होगा। लेकिन मास नंबर डिफर करेगा बच्चों। क्या डिफर करेगा? मास नंबर डिफर करेगा, तो उसको बोलेंगे आइसोटोप। इसका एग्जांपल देख लो बच्चे, हाइड्रोजन का देख लेते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और मास कितना हो जाएगा भाई? मास कितना हो जाएगा? मास भी होगा 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मास 2। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मास 3। तो ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हुए। क्या हुआ बच्चे? हाइड्रोजन के आइसोटोप्स। तो हाइड्रोजन का आइसोटोप्स का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर बताते हैं आपको ब्लैंक स्पेस पर। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मास भी 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मास 2। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मास 3। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? एटॉमिक नंबर सेम है तो ये हाइड्रोजन के क्या हो गए? आइसोटोप हो गए। एक सेकेंड, हाइड्रोजन के क्या हो गए? आइसोटोप हो गए, आइसोटोप हो गए हाइड्रोजन के। यहाँ पर 1 एटॉमिक नंबर, दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा वो 1 होगा। मास भी 1 है तो इसका मतलब मास 1 है, इसका मतलब न्यूट्रॉन इसमें नहीं है। न्यूट्रॉन जो है इसमें 0 है, न्यूट्रॉन जो है वो 0 है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता था कि मास नंबर A से डिनोट करते हैं और ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। और मास क्योंकि 1 है, दैट मीन्स इसमें प्रोटॉन नहीं है, ये न्यूट्रॉन नहीं है। न्यूट्रॉन कितना है? 0। तो इस आइसोटोप को बोलते हैं बच्चे, इस आइसोटोप को बोलते हैं प्रोटियम। क्या बोलते हैं? प्रोटियम, ठीक है।
इसमें प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा, प्रोटॉन 1 होगा। क्योंकि मास नंबर यहाँ पर 2 है तो इसका मतलब प्रोटॉन 1 है तो न्यूट्रॉन भी होगा 1, तो इसमें न्यूट्रॉन कितना हो गया, 1 हो गया। इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम। क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम बोलते हैं, आइसोटोप्स। ये देख लो क्या है भाई, एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका मतलब प्रोटॉन कितना होगा, 1 होगा। और यहाँ पर जो है वो मास नंबर 3 है तो इसका मतलब एक ये हो गया तो न्यूट्रॉन की संख्या इसमें 2 हो जाएगी, ताकि इन दोनों को ऐड कर देंगे तो मास नंबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको बोलते हैं ट्रिटियम। क्या बोलते हैं बच्चे, ट्रिटियम। तो ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है बच्चे। ये किसके आइसोटोप्स है, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स। इतनी बात समझ में आ गया ना, मास नंबर डिफरेंट होना चाहिए। चलिए भाई और देख लेते हैं क्या है इसमें, आइसोबार। क्या है यहाँ पर, आइसोबार। यहाँ पर क्या है, ए, और ए आपको पता है ए से किसको डिनोट करते हैं, मास नंबर को डिनोट करते हैं, मास नंबर को डिनोट करते हैं आइसोबार। तो इसमें मास नंबर क्या होगा, सेम होगा। इसमें मास नंबर क्या होगा, सेम होगा, लेकिन इसमें एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाएगा, एटॉमिक नंबर अलग अलग हो जाएगा, एटॉमिक नंबर अलग अलग हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है आपका कैल्शियम। कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20, मास नंबर 40। आर्गन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 18 और इसका मास नंबर कितना हो जाता है, 40। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये दोनों कहलाएंगे आइसोबार। क्या कहलाएंगे, आइसोबार। और ये ए से हमने बताया कि ये ए जो है ये मास नंबर है। तो मास नंबर क्या होगा, मास नंबर होगा सेम, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर हो जाएगा डिफरेंट, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, डिफर एटॉमिक नंबर डिफर कर रहा है ना। यहाँ पर एटॉमिक नंबर ये क्या है, ये आपका एटॉमिक नंबर है 18 है, और यहाँ पर कितना है, ये आपका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है ये भी 20 है। तो 18 20 जो एटॉमिक नंबर है वो अलग अलग है। क्लियर बच्चे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगला है आइसोटोन। अगला क्या है, आइसोटोन। तो सर यहाँ पर आपने N दिया है, तो N का मतलब होता है न्यूट्रॉन। क्या होता है, न्यूट्रॉन। इसमें जो होगा बच्चे न्यूट्रॉन सेम होगा। क्या होगा, न्यूट्रॉन की संख्या सेम होगा। तो एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। हालांकि ये पूछता नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझ जाना चाहिए, आगे फर्दर क्लास में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा आइसोटोन के बारे में। तो एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसका मतलब क्या समझ में आया, इसका मतलब ये हुआ कि जिस भी एलिमेंट का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम रहेगा तो उसको आइसोटोन बोलेंगे। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल होता है सोडियम, ये Na, सोडियम। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, मास नंबर कितना होता है 23। मैग्नीशियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 12 और मास नंबर कितना होता है, इसका मास नंबर होता है 24। ठीक है, 24। तो सोडियम में भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो कितने होते हैं, सोडियम का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है 12 और मैग्नीशियम का भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे 12। तो ये दोनों आपका क्या कहलाएगा, आइसोटोन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आइसोटोन। ठीक है बचुआ, इतना समझ में आया कि नहीं आया। और एक और चीज़ हम बता देते हैं कि आज हम लोगों ने मॉक टेस्ट 1 लिया है। जैसा कि हमने बताया था कि 5 जुलाई से मॉक टेस्ट शुरू हो रहा है और आज 5 जुलाई है। आज हम लोगों ने मॉक टेस्ट 1 कंप्लीट किया है। ठीक है, और इसका रिजल्ट जो है वो कम्युनिटी पोस्ट में शो कर रहा होगा आप सभी बच्चों को। तो जिन बच्चों को मॉक टेस्ट देना है, क्योंकि अभी जो है बच्चे मॉक टेस्ट 1 ही हुआ है, अभी 9 मॉक टेस्ट बचा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो और उसका प्राइस जो है बच्चे वो 599। प्राइस जो है वो कितना है 599। और इसमें मॉक टेस्ट की संख्या कितनी होगी, मॉक टेस्ट की संख्या 10 होगी। तो बोलोगे सर एक मॉक टेस्ट तो हो गया, तो वो मॉक टेस्ट भी वहाँ पर अपलोड होगा, आप चाहे कभी भी दे सकते हैं मॉक टेस्ट। सारी बात समझ में, इससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस होगा। आखिरी वक्त है बच्चे, लग जाओ, है ना, आराम से सुकून से। सारी बात समझ में, ताकि आपका प्रिपरेशन मजबूत हो। ठीक है, चलिए, इतना आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा।
तो आप लोगों को तीनों चीज हमने बता दिया कि आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोबार क्या है और आइसोटोन क्या है। आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप बोलते हैं जिसमें एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर डिफर करे। आइसोबार क्या होते हैं? जिसमें मास नंबर सेम हो, एटॉमिक नंबर डिफर करे। आइसोटोन क्या होते हैं? जिसमें वैसे एलिमेंट जिसके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो, सेम हो, वैसे एलिमेंट्स को बोलते हैं आइसोटोन। क्लियर हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो भाई आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए अब आते हैं मेन टॉपिक पर। अब आते हैं मेन टॉपिक पर। जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट था सब हम लोगों ने क्लियर कर लिया है बच्चे। मेन टॉपिक क्या है? तो मॉडल्स। इस चैप्टर में हमको एटॉमिक मॉडल पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एटॉमिक मॉडल पढ़ना है। और सबसे पहला एटॉमिक मॉडल जो दिया था बच्चे, वो दिया था जे थॉमसन ने। किसने दिया था? जे थॉमसन ने। ठीक है, जे थॉमसन ने। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, यानी थॉमसन एटॉमिक मॉडल। यानी उन्होंने बताया, हम लोगों को सारी चीजें पता चल गई कि एटम क्या है। एटम एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है और एटम के अंदर भी पार्टिकल्स है जिसको सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं, है ना, जिसमें आपका 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हम लोगों को ये पता चल गया कि एटम एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है एटम का, और उसके अंदर ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन इस एटम के अंदर ये तीनों पार्टिकल्स का अरेंजमेंट क्या है, लोकेशन क्या है, पोजीशन क्या है, तो वो किसी ने अभी तक नहीं बताया था। तो सबसे पहले जे थॉमसन आते हैं। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, ये याद रखना बच्चे। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करने के बाद जे थॉमसन ने एक एटॉमिक मॉडल दिया कि कैसा होगा, कैसे इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कहां पर होंगे, प्रोटॉन कहां पर होंगे, न्यूट्रॉन कहां पर होंगे, ये इन्होंने अपने एटॉमिक मॉडल में बताया। ठीक है, देखो इन्होंने क्या बताया है। थॉमसन प्रोपोज दैट एन एटम कंसिस्ट, यहां पर समझो, उन्होंने जो है एटम को रिलेट किया एक वाटरमेलन से। उन्होंने एक किसी भी एलिमेंट के एटम को रिलेट किया किससे? वाटरमेलन से। ठीक है, वाटरमेलन से। या फिर आपके बुक में दिया गया एक प्लम पुडिंग, यानी कि क्रिसमस के टाइम में एक केक बनता है, एक डिश बनता है, केक बनता है, और उसमें जो है उस केक में जो है वो ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं वो बच्चे वो इम्बेडेड होते हैं, घुसे हुए होते हैं, तो उससे रिलेट किया है। या तो वाटरमेलन से रिलेट किया है। तो वाटरमेलन से रिलेट करने का मकसद इनका क्या था? मकसद कुछ नहीं था बच्चे, यहाँ पर समझना। मकसद क्या था कि ये एक वाटरमेलन है और ये एक एटम है। तो जिस तरीके से वाटरमेलन के अंदर रेड एडिबल पार्ट होते हैं, उसको उन्होंने बता दिया कि वो क्या होंगे, वो पॉजिटिवली चार्ज होंगे, यानी कि प्रोटॉन। आ रही बात समझ में? उन्होंने क्या बताया कि वाटरमेलन में जो रेड एडिबल पार्ट होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, और वाटरमेलन में जो ब्लैक सीड्स होते हैं वो आपका निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, यानी कि इलेक्ट्रॉन है। यानी कि जो रेड एडिबल पार्ट में इम्बेडेड होते हैं आपके ब्लैक सीड्स, है ना। तो वाटरमेलन में देखो ये ब्लैक सीड्स इस तरीके से इम्बेडेड है ना, घुसा हुआ है। तो ये जो रेड एडिबल पार्ट है इसको पॉजिटिवली चार्ज यानी प्रोटॉन नाम दे दिया, और जो ब्लैक सीड है इसको इन्होंने क्या कह दिया कि ये इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन देख लो इस तरीके से, ये स्फेरिकल है, ये जो येलो कलर का वो पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो आपको नीला कलर का दिख रहा है ये इलेक्ट्रॉन है, यानी कि सीड्स जो है वो इम्बेडेड है। तो उन्होंने प्लम पुडिंग से या वाटरमेलन से रिलेट किया था एटॉमिक मॉडल। हालांकि इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो नहीं होता है एटम का, तो उनका ये मॉडल जो हो गया वो क्या हो गया? फेल कर गया। एक्सपेरिमेंटली उन्होंने प्रूफ नहीं दिया। तो उनका क्या कहना था ये समझना कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। एटम में जो होंगे वो पूरा भरा हुआ होगा पॉजिटिवली चार्ज, और उसी के अंदर घुसे हुए होंगे, एम्बेडेड होंगे आपका इलेक्ट्रॉन्स। ये थॉमसन एटॉमिक मॉडल से समझ में आता है। कंक्लूजन दूसरा क्या है? द निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी कि प्रोटॉन की संख्या
और ये इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, इसीलिए प्लस माइनस कैंसिल होकर के पूरा एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली आपका न्यूट्रल होता है। हालांकि ये वाला तो इन्होंने सही बताया है, लेकिन अरेंजमेंट गलत बता दिया कि आपका वाटरमेलन के जैसा होता है, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये था थॉमसन एटॉमिक मॉडल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ समझ में आ रहा है। यहाँ पर इन्होंने क्या बताया भाई, यहाँ पर इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने बताया कि जो एडिबल पार्ट होते हैं, एडिबल पार्ट होता है, कौन सा एडिबल पार्ट, रेड एडिबल पार्ट जो होता है ये आपका पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। और जो ब्लैक सीड होता है बच्चों, ब्लैक सीड आप देख रहे हैं वो आपका नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ठीक है, दिख रहा है ना। देखो यहाँ पर रेड वाला पॉजिटिव चार्ज और ब्लैक वाला इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं, प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन, और नेगेटिवली चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लियर मेरे दोस्त। अगले मॉडल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट मॉडल देखो क्या है। अगला एक एक्सपेरिमेंट किया था साइंटिस्ट ने, उनका नाम था उस साइंटिस्ट का रुदरफोर्ड। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट का नाम था गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। सर ये गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट नाम क्यों दिया गया, क्योंकि रदरफोर्ड ने अपने इस एक्सपेरिमेंट में गोल्ड का फॉयल इस्तेमाल किया था। क्या इस्तेमाल किया था, गोल्ड का फॉयल इस्तेमाल किया था, इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट का नाम दे दिया गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। और इस एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। इसकी डिस्कवरी की है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। प्रोटॉन की डिस्कवरी किया है गोल्डस्टीन ने। हालांकि इसके हेल्प से भी प्रोटॉन का डिस्कवरी हुआ है, हमने पिछली बार बताया। गोल्डस्टीन रहेगा तो गोल्डस्टीन पे ही टिक करना है। ठीक है, रदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट के जरिए न्यूक्लियस की डिस्कवरी की है। तो ये एक्सपेरिमेंट होता क्यों, और इन्होंने फॉयल गोल्ड फॉयल ही क्यों लिया। और भी मेटल है, एल्युमिनियम फॉयल भी होता है ना, सिल्वर फॉयल भी होता है। ठीक है, एल्युमिनियम फॉयल जो फूड वगैरह रैप करने के लिए आप लोग इस्तेमाल करते हो वो भी होता है। तो इन्होंने गोल्ड फॉयल इसलिए लिया क्योंकि हम लोगों को पता है कि जो हाईली मैलिएबल होता है वो कौन होता है, वो आपका गोल्ड होता है, जिसका एकदम ठोक पीट के एकदम पतला पतला शीट बना सकें। मैलिएबल यही तो होता है ना मेटल की, वैसी प्रॉपर्टी जिसमें हम मेटल को पीट के पतला पतला शीट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और डक्टाइल क्या होता है बच्चे, डक्टाइल मतलब खींच करके हम लंबा लंबा तार ड्रॉ कर सकते हैं। सारी बात समझ में, क्या ड्रॉ कर सकते हैं, तार ड्रॉ कर सकते हैं, वायर ड्रॉ कर सकते हैं। दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज डक्टिलिटी। एंड जब हम शीट का फॉर्मेशन करते हैं तो उस प्रॉपर्टी को मैलिएबल बोलते हैं। और हाईली मैलिएबल जो है वो आपका क्या होता है, वो आपका गोल्ड होता है बच्चे, गोल्ड होता है। तो गोल्ड इसलिए लिया क्योंकि एकदम पतला हम बना देंगे, पतला फॉयल लेंगे तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स भी कम होंगे, ताकि उसमें ऑब्जर्वेशन अच्छा हो। ज्यादा एटम रहेगा तो ऑब्जर्वेशन अच्छा नहीं होगा, कम एटम होगा तो उसमें ऑब्जर्व करना आसान हो जाएगा। इन्होंने एक गोल्ड फॉयल लिया है, देखो यहाँ पर गोल्ड फॉयल लिया है बच्चे। ठीक है, गोल्ड फॉयल लिया है, देखो ये गोल्ड फॉयल लिया है, ये आपका गोल्ड फॉयल है, गोल्ड फॉयल है। और ये वाला जो स्क्रीन है ना, इसको फ्लोरेसेंट स्क्रीन बोलते हैं, है ना। स्क्रीन जो है फ्लोरेसेंट स्क्रीन है। ठीक है, स्क्रीन। और ये जो आपको दिख रहा है ये रेडियो एक्टिव सोर्स, और ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है ये एक बीम है, इसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। और ये अल्फा पार्टिकल्स आपका जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज है ना, पॉजिटिवली चार्ज। और इस पॉजिटिवली चार्ज को, अल्फा पार्टिकल को शूट किया जाता है ना, गोल्ड फॉयल पे स्ट्राइक किया जाता है, गोल्ड फॉयल पे।
फिर जो ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है, इससे जो है वो जो रेज निकल रहे हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज जो है वो रेज जो है वो कहाँ जाकर के टकरा है, इस फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे टकरा रहा है। तो ये बीम तो हमको नजर नहीं आएगा, इसलिए हम लोगों ने स्क्रीन का यूज किया है। और ये जो स्क्रीन होता है बच्चे, ये जो स्क्रीन होता है, इस पर कोटिंग होती है ZNS, जिंक सल्फाइड की कोटिंग होती है बच्चे, जिंक सल्फाइड की कोटिंग होती है। अगर इस पर कोई भी पार्टिकल्स स्ट्राइक कर रहा है तो ये चमकने लगता है, वहां पर स्पॉट बन जाता है, स्पॉट बन जाता है। इससे पता चलता है कि कुछ उससे टकरा रहा है। तो हमने अल्फा पार्टिकल्स का सोर्स लेकर के इसे टकराया गोल्ड फॉयल से, तो उससे क्रॉस करने के बाद इस स्क्रीन पे टकरा रहा है वो पार्टिकल्स, तो यहाँ पर स्पॉट बन जा रहा है। यहाँ पर क्या बन जा रहा है, स्पॉट बन जा रहा है, जिससे आपको पता चल रहा है कि कहाँ कहाँ पर वो अल्फा पार्टिकल्स आकर के टकरा रहा है। आ रही बात समझ में? इतनी बात समझ में आया? तो इस एक्सपेरिमेंट्स के जरिए देखो, इस एक्सपेरिमेंट में क्या दिखा कि कुछ जो है रेज जो है वो डायरेक्टली आर पार हो गया और स्ट्रेट में जाकर के वहां पर स्पॉट्स बना रहा है, कुछ साइड में डिफ्लेक्ट होकर के स्पॉट्स बना रहा है, कुछ साइड में देखो डिफ्लेक्ट होकर के क्या बना रहा है, स्पॉट्स बना रहा है, और कुछ जो है बच्चे बेंड कर गया और कुछ जो है एकदम वापस रिबाउंड कर गया, जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से आ गया। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन देखने को मिला रदरफोर्ड, ये कुछ ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड को देखने को मिला है। तो देख लेते हैं भाई कौन कौन सा ऑब्जर्वेशन। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर ये गोल्ड फॉयल के एटम्स हमने यहाँ पर दिया है। यहाँ पर जैसे ही बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पर शूट किया गया तो कुछ जो है वो डिफ्लेक्ट कर गया, अपने ही कुछ एंगल पर वो जो है स्मॉल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, कुछ स्ट्रेट चला गया है। देखो ये कुछ स्ट्रेट चला गया है, आपको रेड कलर से दिखाते हैं ताकि समझ में आएगा। कुछ जो है वो आपका एकदम स्ट्रेट चला गया, देखो स्ट्रेट चला गया, ये भी देखो स्ट्रेट चला गया, ठीक है। कुछ जो है बहुत ही ज्यादा एंगल बना करके क्या कर रहा है भाई, डिफ्लेक्ट कर गया, ये भी स्ट्रेट कर रहा है, देख लीजिए ये भी स्ट्रेट गया। कुछ जो है वापस आ गया, और बहुत कम ऐसा आएगा जो जाने के बाद सीधा वापस आ जाएगा उसी रास्ते से, जिसको बोलते हैं रिबाउंड। यानी कि ये किस कंडीशन में होगा, वन रे और कितने में, 12,000 रे में एक रे आपका, एक ऐसा कंडीशन आएगा जो रिबाउंड कर जाएगा, जो क्या कर जाएगा, रिबाउंड कर जाएगा, ठीक है। 12,000 रे में वन रे या वन पार्टिकल जो है वो जैसे कि इस ऐसे गया, यहाँ से टकराया और उसी रास्ते से रिबाउंड कर गया। पहले तो ये गया, उसी रास्ते से रिबाउंड किया, कितने में, 12,000 रे में, 12,000 पार्टिकल्स। इतनी बात समझ में आया? तो ऐसा क्यों हुआ और इससे क्या समझ में आया, ये अब आपको हम बताने वाले हैं। देखो ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है, मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉयल। यानी कि ये आपका जो है एक एटम है और यहाँ से ये अल्फा पार्टिकल्स हमने लिया, तो ये ज्यादातर बीच में क्या है, बीच में हम लोगों को पता है, अभी तो हम लोगों को पता है, लेकिन इस ऑब्जर्वेशन से और अच्छे से पता चलेगा, बीच में न्यूक्लियस है। तो जो पार्टिकल्स गया वो सीधा सीधा क्रॉस कर दिया, ज्यादातर पार्टिकल सीधा सीधा क्या करेगा, क्रॉस कर जाएगा। तो वही बोला गया है कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स जो है वो सीधे सीधे जो है वो क्रॉस करेंगे, सीधे सीधे क्या है, क्रॉस करेंगे, ठीक है। अगला क्या है कि सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉयल बाय स्मॉल एंगल्स। कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो डिफ्लेक्ट किया है ना, जो डिफ्लेक्ट कर रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है, ग्रीन कलर से देखते हैं। तो ये जैसे कि ये गया, ये जो है वो डिफ्लेक्ट कर गया इस तरीके से, है ना, इस तरीके से डिफ्लेक्ट कर रहा है। अगला क्या है, स्मॉल एंगल। अगला है सरप्राइजिंगली 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल्स, हर 12,000 पार्टिकल्स में एक पार्टिकल्स क्या कर रहा है, रिबाउंड कर जा रहा है बच्चों, क्या कर जा रहा है, रिबाउंड कर जा रहा है। तो एक पार्टिकल्स ऐसा है जो जाने के बाद सीधा जो है वापस से रिबाउंड कर जा रहा है, रिबाउंड कर जा रहा है। 12,000 में एक पार्टिकल आपका क्या कर जा रहा है, रिबाउंड कर जा रहा है। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिला। ये देखो ये गोल्ड फॉयल का हमने यहाँ पर डायग्राम लगाया है, पिक्चर लगाया है। अब देखो कंक्लूजन क्या निकला, ऐसा क्यों हो रहा है,
कंक्लूजन तो निकलना चाहिए। देखो कंक्लूजन क्या है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, क्योंकि सीधा सीधा ये एटम है और सीधा सीधा जो है वो स्ट्रेट चला जा रहा है, तो इसका मतलब कि एटम का ज्यादातर स्पेस जो है बच्चे वो क्या है, वैकेंट है, खाली है, इसीलिए वो पार्टिकल सीधे सीधे क्रॉस कर जा रहा है गोल्ड फॉइल्स एटम्स, बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड, बिना डिफ्लेक्ट किए सीधे सीधे क्या हो जा रहा है, क्रॉस कर जा रहा है। Very few particles were deflected from their path, indicating that the positive charge of the atom occupies very little space. बहुत कम ऐसे पार्टिकल्स हैं जो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट कर जा रहे हैं, इसका मतलब कि उसमें कुछ ऐसे पॉजिटिव चार्ज भी है जो बहुत ही कम अमाउंट में है, बहुत ही कम वॉल्यूम में, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ही हम भेज रहे हैं ना, और पॉजिटिव से टकरा करके ही तो डिफ्लेक्ट करेगा, तो बहुत कम डिफ्लेक्ट कर रहा है, इसका मतलब बहुत कम पॉजिटिव चार्ज आपका, पॉजिटिव चार्ज का वॉल्यूम एटम के अंदर है, ज्यादातर क्या है, खाली। अगला क्या है, अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री, इंडिकेटिंग दैट ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द गोल्ड फॉइल एटम वर कंसंट्रेटेड इन वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम। और बहुत कम केस में क्या, अप्रॉक्स 12,000 पार्टिकल में एक अल्फा पार्टिकल वापस से रिबॉन्ड कर जाता है, इसका मतलब कि जो एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत कम स्पेस में कंसंट्रेटेड है, ठीक है, बहुत ही कम स्पेस में कंसंट्रेटेड है। ऐसे हम लोगों को पता है कि एटम के सेंटर में जो है आपका पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, तो इसीलिए तो पॉजिटिव, बाकी इधर से जितना भी पार्टिकल्स आएगा तो सीधा सीधा चला जाएगा ना, बीच से जाएगा तभी डिफ्लेक्ट करेगा या रिबॉन्ड करेगा, इतना तो हम लोगों को पता है, ठीक है। तो ये कुछ कंक्लूजन थे, आगे तरफ बढ़ते हैं। तो इस कंक्लूजन के बेसिस पर रदरफोर्ड ने किसका डिस्कवरी किया है भैया, किसका डिस्कवरी किया है रदरफोर्ड ने, आपका न्यूक्लियस का। इस सेंटर में क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, There is a positively charged center in an atom called the nucleus. इस एक्सपेरिमेंट के जरिए रदरफोर्ड ने बताया कि एटम के अंदर सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज एरिया होता है जिसको क्या बोलते हैं, जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस, और इसी न्यूक्लियस के अंदर एटम का सारा मास जो है वो कंसंट्रेटेड होता है। हम लोग पता है कि मास जो है वो एटम में प्रोटॉन की वजह से और न्यूट्रॉन की वजह से होता है। इलेक्ट्रॉन का मास हम नेग्लिजिबल मानते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास हम क्या करते हैं, नेग्लिजिबल मानते हैं, ठीक है। देखो यहाँ द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स, और इलेक्ट्रॉन जो है बच्चे वो न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट में घूमते रहता है, ये बताया। और क्या बताया, एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल, और एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है क्योंकि प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है किसी भी एटम। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू साइज ऑफ एटम, और एटम के मुकाबले में न्यूक्लियस का साइज बहुत ही स्मॉल होता है। अगर मान लें कि इतना बड़ा हमारा एटम है तो ये बीच में जो ये पॉइंट हम दे रहे हैं ना, ये जो है वो न्यूक्लियस है, इतना छोटा, ये तो जूम करके आपको बताया जाता है ये चीज। मान लो अर्थ क्या है, एक एटम है, और अर्थ पर जो हमारे हाथ में एक टेनिस बॉल है वो टेनिस बॉल न्यूक्लियस हुआ, उस एटम का न्यूक्लियस उतना कम, उतना छोटा। क्लियर है बच्चा। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन जो है वो रदरफोर्ड मॉडल पर इन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाला न्यूक्लियस की डिस्कवरी। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में इन्होंने क्या बताया कि जो सेंटर में होते हैं बच्चे, सेंटर में आपका होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और बीच में इस पूरे होल को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, और ऑर्बिट में कौन फ्लो करता है, ऑर्बिट में कौन घूमते रहता है, आपका इलेक्ट्रॉन, कौन घूमते रहता है, इलेक्ट्रॉन, ये बताया, ठीक। चलो अगला है ड्रॉबैक। अगला क्या है, रदरफोर्ड का ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक देख लो क्या है, ही डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। इन्होंने एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं किया, क्यों नहीं किया, कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता रहेगा तो क्या होगा बच्चे, तो ये होगा, देखो
ये होगा। अगर ये क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, ये आपका इलेक्ट्रॉन है। कोई भी चीज़ अगर सर्कुलर मोशन में घूमता है तो वो जो है एनर्जी लॉस करने लगता है। क्या करने लगता है, एनर्जी लॉस करने लगता है। तो एनर्जी, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और एनर्जी लॉस होता जा रहा है। एक ऐसा समय आएगा कि ये धीरे धीरे जो है वो न्यूक्लियस इसको क्या करेगा, धीरे धीरे न्यूक्लियस क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा और पॉजिटिव चार्ज है ना न्यूक्लियस के अंदर, वो अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को घुसा के खा जाएगा। तो क्या एटम स्टेबल होगा, नहीं होगा ना। और एटम क्या होता है, स्टेबल होता है। तो इन्होंने स्टेबिलिटी जो है वो इन्होंने नहीं बताया, एटम का स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं किया। कोई भी मान लो ये बीच में क्या है, ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ क्या हो रहा है, इसके चारों तरफ घूम रहा है। कौन घूम रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और ये घूमता जाएगा और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लॉस करेगा, एनर्जी को क्या करेगा, लॉस करेगा। और एक ऐसा टाइम आएगा पूरा एनर्जी लॉस हो जाएगा तो इसको ये न्यूक्लियस क्या करेगा, अपने अंदर ले लेगा। तो क्या एटम स्टेबल रहेगा, नहीं रहेगा। तो इन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया रदरफोर्ड ने, इस वजह से इसका ड्रॉबैक हो गया। ठीक है, अगला मॉडल आता है बोर्स मॉडल और इसी को जो है वो बेस्ट मॉडल माना जाता है अब तक के लिए। हालांकि इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स है और आप 11th में पढ़ोगे, है ना। यहाँ पर नहीं पढ़ना है। यहाँ पर क्या पढ़ना है कि इन्होंने बताया कि एटम जो होते हैं बच्चे, एटम जो होते हैं उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है और इसमें आपका जो होता है पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, इसमें आपका प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो सोलर सिस्टम की तरह जिस तरीके से ऑर्बिट बने हुए हैं ना, उसी तरह से एटम में भी ऑर्बिट बने हुए हैं। सब ऑर्बिट का अलग अलग अपना एनर्जी लेवल है और उसमें अब इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमते रहते हैं, वो किसी दूसरे ऑर्बिट में नहीं जा सकते। जैसे कि ये न्यूक्लियस का पहला वाला ऑर्बिट जिसको के शेल बोलते हैं, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे। उसके बाद वाला एल शेप है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। एम शेल है, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। हालांकि 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते इस ऑर्बिट में, इसमें होता है 18 इलेक्ट्रॉन और एन शेल में होता है 32 इलेक्ट्रॉन। और सबका अपना अपना एनर्जी लेवल होता है और इसमें सब में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बच्चे, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपने अपने ऑर्बिट पे ही क्या होता है, घूमते रहता है। इस वजह से ये एटम क्या होते हैं, स्टेबल होता है। पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 8, उसमें नेक्स्ट वाले में 18 और उसमें फिर 32 ऐसे। इसमें एक फॉर्मूला भी हमने बताया था ना, 2 फॉर्मूला क्या बताया था बच्चे, 2n का स्क्वायर। और ये n जो है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो अगर पहला ऑर्बिट है तो क्या होगा 1 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा ऑर्बिट होगा तो इसमें क्या होगा 4 यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन। और अगर तीसरा ऑर्बिट होगा तो क्या होगा 9 यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन। और उसी तरीके से अगर आपका चौथा होगा तो इसमें क्या हो जाएगा 32 इलेक्ट्रॉन। समझ में आएगी कि नहीं आएगी, ये चीज़ है। ये किसने बताया, ये आपका बोर्स ने बताया, नील्स बोर्स। तो इन्होंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन हैव पॉजिटिव चार्ज, वेयर एज न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज। इतना तो पता है। ड्यू द प्रेजेंस ऑफ इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव प्रोटॉन, द एटम ऑन द होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इन तीनों ने बताया भाई, थॉमसन ने भी बताया, रदरफोर्ड ने भी बताया, नील्स बोर ने भी बताया। द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर लोकेटेड इन स्मॉल न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ एन एटम। सेंटर ऑफ एन एटम में होता है, ये तो आपका रदरफोर्ड ने भी बताया था। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन, न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज। प्रोटॉन की वजह से न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन के पास तो चार्ज ही नहीं होता, नो चार्ज। और चार्ज सिर्फ किस पर है, प्रोटॉन पर। तो न्यूक्लियस आपका पॉजिटिवली चार्ज है। The electrons revolve around the nucleus in fixed circular path called energy level और shell। इसने बताया कि न्यूक्लियस के चारों तरफ फिक्स्ड एनर्जी लेवल और शेल बना हुआ है, उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, है ना। तो इसने अच्छी तरीके से क्लियर किया। और वो एनर्जी लेवल और शेल क्या है, KLMN
या फिर 1 2 3 4 से भी डिनोट करते हैं। और यहाँ पर जैसा कि हमने दिखाया, ये आपका रिप्रेजेंटेशन है, इस तरीके से अरेंजमेंट होता है एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। और ये किसने बताया? नील्स बोर ने बताया। तो सबसे इफेक्टेड मॉडल किसका हो गया? बोर्स मॉडल हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, फर्स्ट एनर्जी लेवल के शेल कैन होल्ड मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल 8 इलेक्ट्रॉन, एम शेल 18 इलेक्ट्रॉन और एन शेल 32 इलेक्ट्रॉन। अभी हमने बताया ना, चलिए आगे बढ़े। Each energy level or cell is associated with fixed amount of energy. There is no change in energy as long as they keep revolving in same energy level. तो इसके एनर्जी में कभी चेंज नहीं होगा, वो सेम एनर्जी लेवल पर रिवॉल्व करते रहेंगे। द चेंज इन एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस व्हेन इट जंप्स फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। तो एनर्जी चेंज तब होगा जब कोई भी इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जंप करेगा, तब एनर्जी लेवल चेंज होगा। जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, उसको बोलते हैं लॉस एनर्जी। क्या बोलते हैं? लॉस। हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करना इलेक्ट्रॉन का, एनर्जी लॉस करना, या फिर लो लेवल से हाई लेवल में जंप करना, ये कहलाता है गेन एनर्जी लेवल। ठीक है, गेन एनर्जी। देख लो, ये रिप्रेजेंटेशन है भाई। ये वाला जो है, ये आपका के शेल कहलाता है, ये आपका के एल, ये आपका एम और ये आपका एन। के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम में 18 इलेक्ट्रॉन और एन में 32 इलेक्ट्रॉन। यही तो रिप्रेजेंटेशन है। सबका अपना अपना एनर्जी लेवल है बच्चा, सबका अपना अपना एनर्जी लेवल है। और यहाँ पर होता है हमारा चैप्टर कंप्लीट। अब इसका जो है आप लोगों को प्रैक्टिस शेट भी मिल जाएगा। ठीक है, और ये लेक्चर को बार बार देखें, स्पीड करके देखें ताकि समझ में आएगा। इससे क्वेश्चंस आते हैं, इससे क्वेश्चंस आते हैं और ये कंप्लीट होता है। यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और जिन भी बच्चों को मॉक टेस्ट ज्वाइन करना है भाई, अलीगढ़ जंक्शन ज्वाइन करना है, तो आप एजुकेशन अड्डा लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, वहाँ पर अलीगढ़ जंक्शन परचेस करें। उसमें आपको मिलता है 10 मॉक टेस्ट, साथ ही साथ सारे लेक्चर, सारे प्रैक्टिस सेट, सारे नोट्स, सब कुछ मिलता है रिविजन के लिए। ठीक है बच्चे, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।